स्टेशनरी वेव। देखो, तुम्हें याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें अपने को बताया गया था कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तब होगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग हो, है ना, दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग हो, बाकी सब कुछ सेम हो। तो उसी इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। प्योर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हेल्प से बताऊंगा मैं, एक एक पॉइंट ध्यान से सीखना है ना। 100% मैथ्स यूज करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जैसे सपोज करो एक वेव अपन ने इधर से प्रोपेगेट कर दिया और सेकेंड वेव मैंने इधर से प्रोपेगेट कर दिया। इसके लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो y1 इक्वल्स टू, अपन सिंपल लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूविंग है, इस वजह से। और जो ये सेकेंड वेव है, इसके लिए तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये लिखोगे, सिंपल है। अच्छा, ये दो वेव अपन इस तरीके से, प्लस और माइनस आ जाएगा बीच में, एक ये बताता है कि पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा नेगेटिव एक्स में ट्रैवलिंग है, ठीक है। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे वाई नेट लिखना है, तो तुम क्या करोगे? सिंपल y1 प्लस y2 करोगे, ठीक है। एंड y1 की जगह क्या लिखोगे? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, साइन सी प्लस साइन डी, है ना। साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या आएगा बताओ? 2 sin c प्लस d/2, तो यहाँ ओमेगा टी आ जाएगा, सिंपल। ध्यान से देखना। और क्या आएगा? कॉस सी प्लस सी माइनस डी, सॉरी, तो सी माइनस डी करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? कॉस के एक्स का टर्म आएगा क्या? ध्यान से देखो, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ ना, बोलो। आवाज आ रही है क्या? सुन रहे हो? क्या ये एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है? तो यहाँ से आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। ये सिंपल अपने पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है। अब सोच के देखो, ये तुम्हें ना, ये जो इक्वेशन है ये तुम्हें बता रहा है स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन है। इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन अपन लिखते हैं। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा।
देखना, बहुत ध्यान से देखना अब, है ना? नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो। अब जो रिजल्ट अपन ने सॉल्व किया ना, उस रिजल्ट को मैं एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, इसे तुम जरा सा एसएचएम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो, तो क्या तुम्हें कुछ इस तरीके से अपन से समझ सकते हैं? ए साइन ओमेगा टी। सोचो, यदि मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने एक्स को ना फिक्स कर दिया। अब जैसे ही मैं एक्स को फिक्स कर देता हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया, और सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है कि ए साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें यहाँ से ये प्रूफ मिलेगा, समझना, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन तुम्हें इस बात का प्रूफ दे रहा है कि जो मैं कह रहा था ना कि वेव जो है वो इनफाइनाइट एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। तुम देखो कैसे, यदि मैंने कोई एक्स को फिक्स कर दिया, तुम सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक्स को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं जैसे ही एक्स को फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का इक्वेशन तुम देखो एसएचएम इक्वेशन जैसा है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब, स्टैंडिंग वेव में कोई भी पॉइंट होगा वो एक एसएचएम में होगा, ऐसा अपने को समझना है, और ये अपने को मैथमेटिक्स बता रहा है। अच्छा, अब समझना ध्यान से। इसका क्या मतलब है कि देखो, यहाँ पे यदि एक्स को फिक्स कर देते हो, यदि तुम एक्स को फिक्स कर देते हो, तो एक्स को फिक्स कर देते हो तो सिंपल सा मतलब है कि ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। सोचो, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, तो एक्स को फिक्स कर देने का मतलब ये टर्म कांस्टेंट हो गया। अब ये टर्म कांस्टेंट हो गया, इसका क्या मतलब है कि इस स्ट्रिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमेशा जीरो रहेगा, इस तरीके से। बट इसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा साइन ओमेगा टी के हिसाब से। तुम समझो ध्यान से, मैं एक बार कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें इसके पॉइंट्स ऑब्जर्व करवाऊंगा। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे वो पॉइंट्स बताओ जब हमारा एम्पलीट्यूड जीरो है, मैं कहता हूं कि मुझे एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए। अब एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए, इसे A1 कह लो, है ना? मुझे A1 जीरो चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, cos kx को जीरो होना होगा, है ना? और cos kx जीरो कब होगा? जब kx जब kx कितना हो, 90 के बराबर हो, 270 के बराबर हो। समझ रहे हो तुम? तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि 2n-1 या +1 जैसे लिखना चाहो, और ये π/2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। समझ रहे हो क्या तुम? ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, है ना? तो इस तरीके से -1 रखो, मतलब 2n-1 रखते हो तो तुम्हें n1 से स्टार्ट करना होगा। यदि तुम 2n+1 रखते हो तो n0 से स्टार्ट करना होगा, ये तुम समझते ही हो, इतना ज्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इस तरीके से 2n-1 π/2, ध्यान से देखना। मैं k को 2π/λ लिख सकता हूँ क्या? इंटू एक्स इक्वल्स टू 2n-1 π/2। ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि x इक्वल्स टू 2n-1 और λ/4। देखो, तो ये कुछ ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे मैं कह सकता हूं कि जो x का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे x इक्वल्स टू λ/4 पे जो पार्टिकल होगा वो हमेशा जीरो एम्पलीट्यूड पे मेंटेन होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से कुछ मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब देखो, इन सभी पॉइंट्स पे तुम्हें एक एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? जीरो, और तुम्हें जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा, और इसी पॉइंट्स को अपन कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। ये मैं फिर आगे भी बताऊंगा डायग्राम से, पहले इतना नोट करो।
ध्यान से देखना, नोट कर लियो, पहले डन का मैसेज सर करो। हाँ बोलो। सर अगर इसमें 2n-1 जो है उसकी जगह 2n+1 लेंगे तो सिर्फ n की वैल्यू में वो आएगा ना, कि n की जो हाँ वैल्यू पुट कर बिल्कुल, रहे हैं, और हाँ नहीं आएगा। बिल्कुल, जो जी मैंने सर। n इक्वल्स टू 1 में पुट करूंगा वहां मैं 0 से जी स्टार्ट कर दूंगा फिर। हाँ, ये तुम नोट कर लिए क्या यहाँ तक? तो मैं एक बार डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यस देखना सर। ध्यान से। हाँ सर। देखो, अब मैं डायग्राम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। देखो इस तरीके का स्टैंडिंग वेव है। अब तुम कहोगे कि इधर मैंने एम्पलीट्यूड ज्यादा क्यों रखा? इसका सिंपल सा रीजन है कि तुम यदि y इक्वल्स टू इक्वेशन देखो तो 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी आया है, राइट? देखना ध्यान से। अब इस इक्वेशन से मुझे ये तो आइडिया लग गया ना, एक मिनट, हाँ, तो इस इक्वेशन से ये मुझे आइडिया लग गया कि देखो ये जो है, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होने का सीधा सीधा मतलब है कि इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है? अच्छा सोचो, तुम जो भी x का जनरल सॉल्यूशन 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 4, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि n की जगह 1 रखो, तो n की जगह 1 रखते हो तो x कितना आएगा बताओ? लैम्डा बाई 4। n की जगह 2 रखो तो x कितना आएगा बताओ? 3 लैम्डा बाई 4। तो ये लोकेशन कैसे डिसाइड हो रहा है देखो ध्यान से। इसे यदि मैं y एक्सिस और x एक्सिस से समझूं तो ये डिस्टेंस है कितना? लैम्डा बाई 4। फिर अगला जो डिस्टेंस है, ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 लैम्डा बाई 4। क्या समझ पा रहे हो तुम? फिर अगला जो डिस्टेंस होगा वो यस 5 सर। लैम्डा बाई 4। तो ये जो भी पॉइंट्स है ना, ये जो भी पॉइंट्स है, इसी को अपन क्या कहते हैं? नोड। जिसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? नोड। वैसे ये भी नोड है, ये भी नोड है। नोड को सिंपल अपन कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ आइडिया लगा? जरूरी नहीं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमेशा फिट बैठे। ये इक्वेशन मतलब ये जो अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन जो x इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 4 का रिलेशन आया है, ये तब आया है जब अपन ने ये इक्वेशन मानी है। तुम इस इक्वेशन में चेंजेस करोगे, ये भी पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे वो भी बताऊंगा, पहले ये नोट करो। तो नोड समझ में आया क्या? नोड अपन किसे कहेंगे? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव में ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा ही रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे हमेशा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, एक बार एक बार रुकना, देखो ये रेस्ट पे इसलिए बोल रहे हैं, साइन ओमेगा टी चाहे मर्जी कुछ भी हो, लेकिन जब ये जीरो रहेगा तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन किसी से भी करो, रिजल्ट तो जीरो ही आने वाला है ना। समझ रहे हो? यहाँ टू अपन जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ये तो अपन ने लैम्डा बाई 4 के मल्टीपल में रखा है, और मल्टीपल में रखा है। तो जैसे तुम x की जगह लैम्डा बाई 4 का और मल्टीपल रखोगे तो ये हमेशा 90, 270 ऐसे ही कुछ एंगल हमेशा फॉर्म होगा। तो ये हमेशा ही जीरो तुम्हें रिजल्ट देगा। और जीरो इंटू साइन ओमेगा टी हमेशा जीरो होगा। मतलब कि जो अपन ने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ये बात तुम समझ पा रहे हो क्या? ये इसका मैसेज करो। यस। नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है? फिर मैं कोई दूसरा मेथड लगाऊंगा समझाने के लिए। बट प्योर मैथमेटिक्स से अपने को चीजों को समझना है। यहाँ तक नोट कर लिए क्या? देखो, मैं तुम्हें एक और इक्वेशन लेके और थोड़ा डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a साइन, मैंने उल्टा कर दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन मान रहा हूँ a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सपोज मैंने ये दो इक्वेशंस माना है। अब इन दोनों से मैं नेट निकालूं तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या? 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये बनेगा क्या? देखो ध्यान से।
अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मैं इस इक्वेशन का डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, तो देखो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2a sin kx। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है a1 वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2a sin kx। ध्यान से समझना। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए, जीरो चाहिए, राइट। तो मिनिमम जीरो चाहिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इस बार साइन kx किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और जीरो कब कब पॉसिबल है बताओ, जब n पाई के बराबर हो। समझ रहे हो क्या? एंड k को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू n पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, और x बराबर कितना है, n लैम्डा बाई 2। तो देखो इस बार रिलेशन अलग आया। अच्छा, अब यदि मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पे साइन kx है, मतलब इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा कुछ ऐसे होगा। समझना ध्यान से। कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा, और इधर ये एक्सिस इधर मानो और एक एक्सिस इधर मान लो। ठीक है। अब देखो नोड तो एक तो जीरो पे है जब n इक्वल्स टू जीरो रखो, जब n इक्वल्स टू 1 रखो तो ये जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2 के बराबर है। कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें? तो ये जो अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह फिट बैठेगा। ये सिंपल अपन ने इस मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए जब सॉल्व किया तो ये रिलेशन आ रहा है, और ये मुझे लोकेशन बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल है जिस पॉइंट पे अपने को नोड मिल सकता है। यस नो बोलो, समझ में आया हो तो। यस सर। हम्म। तो ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे एक्स की जो रिलेशन है वो भी चेंज होगा। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रिलेशन है, ऐसा अपन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसे भी नोट कर लो साइड में। क्या प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन करूं क्या? इसमें अपन ने जो पहले इक्वेशन माना है ना उसके बेसिस पे इक्वेशन लिखा, और जो, ओके ठीक है। देखो स्टैंडिंग वेव को अच्छे से विजुअलाइज करना चाहो ना, तो डेली लाइफ में अपने पास बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। हम्म, जैसे डेली लाइफ में मतलब गिटार वगैरह प्ले करते होगे तो ये भी स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है ना। या फिर इस स्ट्रिंग के दोनों एंड को फिक्स कर दो और बीच से इसको उठा दो, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता होता है। तो ये भी स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है। यहाँ तक नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना अब अपन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो यहीं पे मैं साइड में ही मिटा के लिख रहा हूँ। मुझे अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। दोनों केस के लिए सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए भी और उसके लिए भी। देखो अब तुम देखो ध्यान से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ। सिंपल समझ में आता है कि a1 इक्वल्स टू मैक्सिमम होना चाहिए। a1 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि साइन kx किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस वन के। देखो प्लस माइनस वन का सिंपल सा मतलब है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि ऊपर ही हो, है ना। तो इसके लिए यदि अपन वैल्यू लिखे तो क्या होगा बताओ, 2n प्लस
π/2 लिख सकते हैं, या 2n माइनस लिख लो, जैसा लिखो, माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वैल्यू चेंज करना होगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ, और n इक्वल्स टू अपन 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सही है क्या? तो यहाँ पे k की जगह फिर से क्या लिखेंगे, 2π/λ इंटू एक्स इक्वल्स टू n माइनस 1 π/2। तो पाई से पाई कैंसिल, और x बराबर आ गया 2n माइनस 1 इंटू λ/4। अब तुम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो λ/4 ही है, तो λ/4 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है। फिर नेक्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम्हें दिख रहा है 3λ/4 पे। समझ पा रहे हो क्या? है ना? तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, एंटी नोड। इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, एंटी नोड, जिसको अपन कैपिटल ए से लिखते हैं। तो नोड का मतलब जिसका जीरो डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड का मतलब जिसके लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। और पिछले वाले इक्वेशन के लिए लिखोगे तो x वहां से आ जाएगा n λ/2, है ना? ये तो अपन ने जो बाद में इक्वेशन लिया उसके लिए अपन ने लिखा, पहले वाले इक्वेशन जो अपन ने अज्यूम करा था उसके लिए लिखोगे तो x आ जाएगा n λ/2। तो ये पीछे के लिए भी सॉल्व कर लोगे क्या, इसके लिए भी, है ना? इसके लिए भी अपन सिंपल लिखें तो 2a, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं cos kx बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल n पाई। सही है ना? एंड इसके लिए भी आ जाएगा n λ/2। तो तुम यहाँ देख सकते हो, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है λ/2। ये जो डिस्टेंस है, ये लैम्डा का डिस्टेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे तुम्हें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसे अपन एंटी नोड कहेंगे। तो मैं नोड और एंटी नोड अच्छे से यदि समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। नोड और एंटी नोड यदि तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो नोड और एंटी नोड में। नोड का मतलब सिंपल, जिस पार्टिकल का जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, जीरो एम्पलीट्यूड हो, उसे अपन नोड कहेंगे। एंड जिसके लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो उसे अपन एंटी नोड कहेंगे। अब हेडिंग लिखना वेव पैटर्न। देखो वेव पैटर्न, केस फर्स्ट, इसी को चाहो तो वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग भी हेडिंग लिख सकते हो, वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग, वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों एंड फिक्स्ड हो उस टाइम की बात करेंगे, उसके अपन वेव पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो, ध्यान से देखना, ये अपने पास दो फिक्स्ड सपोर्ट है और इस सपोर्ट के बीच में अपन ने एक स्ट्रिंग को
बांधा हुआ इस तरीके से। तो इसमें क्या क्या वेव पैटर्न पॉसिबल है वो अपन समझना चाहते हैं, समझना ध्यान से। पहली बात तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं पॉइंट्स अभी डॉट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये हमेशा ही नोड रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट से बंधा हुआ है। तो फिक्स्ड सपोर्ट से बंधा हुआ इसका सीधा सीधा मतलब है कि चाहे कैसा भी किसी भी टाइप का पैटर्न बने, इन दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। ये बात तुम्हें समझ में आया क्या? तो ये दोनों ही पॉइंट हमेशा कैसा कहलाएगा? नोड ही रहेगा। ये कंफर्म बात है। अच्छा, इसका लोएस्ट वाइब्रेशन कैसा हो सकता है? तो लोएस्ट वाइब्रेशन एक बार तुम पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर तुम्हें एक बार अच्छे से समझा दूंगा। तो देखो लोएस्ट वाइब्रेशन कैसा रहेगा? तो देखो सिंपल, ये अपने पास दो फिक्स्ड सपोर्ट है, इसके बीच में स्ट्रिंग है। तो इसमें जो पहला प्राइमरी जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। अब जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो तुम खुद सोचो, इट ऐसा होता, इस तरीके का होता, तो इसकी लेंथ को अपन लैम्डा कहते हैं। बोलो, इसकी लेंथ को अपन लैम्डा कहते हैं। बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये तो हाफ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग लेंथ है वो किसके बराबर है? लैम्डा बाई 2 के। क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। है ना? सिंपल सोचो, यदि इस तरीके का पैटर्न होता तो इसे अपन लैम्डा कहते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना ही पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न है इसका लेंथ यदि मैं लैम्डा के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तुम में से किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि ये ऊपर और नीचे बनाने का क्या सेंस है। देखो, जब तुम इस स्ट्रिंग को बीच से प्लग करके ऊपर उठाओगे तो एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर अगले टाइम तुम नीचे देखोगे, फिर अगली बार फिर ऊपर देखोगे, है ना? तो मैंने सिंपल डायग्राम में ऊपर नीचे ये डायग्राम में ये ड्रॉ करने का सिंपल ये मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में इसी एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन है। क्या तुम समझे? यस का मैसेज करो। हाँ, तो देखो लैम्डा, हाँ बिल्कुल सही। तो स्ट्रिंग लेंथ जो है वो किसके बराबर है? लैम्डा बाई 2 के। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जो यहाँ पे एल है वो है लैम्डा बाई 2। अच्छा, इसमें यदि मैं नोड एंटी नोड फाइंड आउट करूँ तो ये मेरा नोड रहा, इधर नोड, और इसके सेंटर में जो पॉइंट्स मुझे मिलेगा उसी को मैं क्या कहूंगा? एंटी नोड, है ना? इसी को मैं क्या कहूंगा? एंटी नोड। जहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने को देखने को मिल रहा है, राइट? अब सोचना एक मिनट, बहुत ध्यान से सोचना। क्या मैंने तुम्हें लैम्डा इक्वल्स टू वी इंटू टी बताया हुआ है पहले? क्या मैं लैम्डा को वी अपॉन एफ लिख सकता हूँ क्या? तो सोचो, यहाँ पे एल इक्वल्स टू वी अपॉन 2f आ जाएगा, और एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी अपॉन 2l। एंड तुम्हें समझना होगा ये वी है क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए तुम्हें फॉर्मूला एक लिखाया गया था, टी बाई न्यू, याद है क्या? तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2l डिवाइड बाई टी बाई, मतलब सॉरी, इनटू अंडर रूट टी बाई म्यू। समझ रहे हो? और टी यहाँ पे है क्या? टेंशन। म्यू है क्या? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एल है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्यों है तुम्हें समझ में आएगा। पहले तुम बताओ, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या? ये जो मैंने एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू लिखा, वो बताओ पहले तुम, ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, नोट करो। एक एक एक्सप्रेशन समझते चलना है। मैं 100% प्योर मैथमेटिक्स का यूज करते हुए तुम्हें वेव पढ़ा रहा हूँ। कोई अपन थियोरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, 100% मैथमेटिकल बात कर रहे हैं।
जब ये नोट करना ना तो इसके नीचे 3-4 लाइन खाली छोड़ देना, उसके बाद आगे नोट करना। इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे लिखाना है, वो मैं बाद में लिखाऊंगा, अगला केस बताने के बाद लिखवाऊंगा। बढ़े आगे क्या? देखना इसके जो अगला वाला वेव पैटर्न होगा वो कैसा पॉसिबल है, ये देखना। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट वेव पैटर्न है क्या इस तरीके का पॉसिबल होगा क्या? देखो, यस सर। है ना, ऐसा एक पॉसिबल है। अब तुम ध्यान से देखना, इसे अपन क्या कहेंगे? नोड। इसे क्या कहेंगे? नोड। और ये भी क्या होगा? नोड। एंड इसके यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसे अपन क्या कहेंगे? एंटी नोड। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसे अपन क्या कहेंगे? एंटी नोड। सोच के बताना, इसे यदि मैं लेंथ एल कहता हूं तो क्या मैं इस बार कह सकता हूं कि एल जो है वो लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा को मैं वी बाय एफ लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी बाय एल। और इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो वी टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी अपॉन 2L, ये भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, तो F2 इक्वल्स टू, ध्यान से, 2 इंटू F1। अब मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसे मैं F1 कह रहा हूँ, और जो पीछे अपन ने फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, इस फ्रीक्वेंसी को भी मैं F1 कह रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसे मैं F1 कहता हूँ, तो इसके हिसाब से ऐसा लिख सकता हूँ F2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F1। अब ध्यान से सुनना, अब तुम खुद देखो, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी F2 है ये F1 से डबल है? मतलब सिंपल समझ में आया कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें पॉसिबल हो सकता है वो तो F1 ही है। तो देखो F1 को अपन क्या कहेंगे? F1 को अपन कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे इसे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसका नाम क्या आएगा? फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये तो इसका पहला नाम। दूसरा, इसे अपन बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। समझे? समझे एक एक लाइन। देखो फर्स्ट हार्मोनिक होता क्या है ये मैं तुम्हें बता दूं। हार्मोनिक का सिंपल सा मतलब है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा ना, उसे उस नंबर का हार्मोनिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। समझ रहे हो बात को? तो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए अपन इसे क्या कहा? फंडामेंटल। और इसे हार्मोनिक की बात करें तो इसे अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पे यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे मैं क्या क्या लिखूंगा बताओ? इसे मैं फंडामेंटल तो नहीं कह सकता, इसे मैं कहूंगा सेकेंड हार्मोनिक। समझ रहे हो? इसे अपन क्या कहेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का ये डबल है, 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे फैक्टर कितना है? 2। तो इसे अपन सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। और यहाँ पे एक और नाम जुड़ जाएगा, ओवरटोन। एक और नाम क्या जुड़ेगा? ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल से कितने नंबर ऊपर है। समझना, तो ये फंडामेंटल से जस्ट एक ऊपर है, तो इसे अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। तो नेम पहले अपने को अच्छे से समझना है, पहले ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। इससे अपन क्या कहेंगे? सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो 2 इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू अपॉन 2L, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो। वॉइस लैग हो रही है। अब ठीक है क्या? यस सर। ओके। तो इसे अपन क्या कहेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। ओवरटोन का मतलब सिंपल होगा कि वो फंडामेंटल से कितने नंबर ऊपर है, तो ये फंडामेंटल से जस्ट ऊपर है, पहला ही है ये, तो इसे अपन फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे।
वेव पैटर्न में जिसका एम्पलीट्यूड 0 से अपन नोड कहेंगे और जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा उससे अपन एंटी नोड कहेंगे। यदि मैं तुमसे कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड और 2 एंटी नोड, क्या आंसर बताओगे? सर लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2। और यदि मैं तुमसे कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाई 4। तो इस पे भी बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ये भी तुमसे पूछा जाएगा कि सेकेंड ओवरटोन में सेकेंड हार्मोनिक में कितने नोड बन रहे हैं, कितने एंटी नोड बन रहे हैं, तो ये भी तुम्हें देखना है। सेकेंड हार्मोनिक में कितने बन रहे हैं, देखो 3 नोड है और 2 एंटी नोड है, देख रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फिफ्थ ओवरटोन में कितने नोड बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे, और इसे लूप भी बोला जाता है। ये जो तुम देख रहे हो ना, इसे इसे एक एक लूप भी कहते हैं। तो तुम एक पॉइंट ये भी नोटिस करोगे कि जितने नंबर का हार्मोनिक है ना, उतने ही नंबर ऑफ लूप्स भी बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट हार्मोनिक था तो पीछे वाले डायग्राम में देखो एक ही लूप बन रहा था, इसमें ये सेकेंड हार्मोनिक है तो यहाँ पे 2 लूप बन रहा है। अगला जो होगा उसमें 3 लूप बनेगा, कैसे वो मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, तुम यहाँ तक नोट कर लिए हो तो एक बार बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना नेक्स्ट, यदि मैं इसका नेक्स्ट वेव पैटर्न देखूं तो नेक्स्ट वेव पैटर्न मुझे कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो इतना तो फिक्स है ना कि जो फिक्स्ड एंड है वो तो हमेशा ही नोड रहेगा। इधर ये नोड है और इस तरफ ये नोड है। ध्यान से देखो, एंटी नोड की बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे अपन एंटी नोड कहेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे अपन एंटी नोड कहेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे अपन एंटी नोड कहेंगे। अच्छा, इसके लिए यदि मैं एल लिखना चाहूं तो मैं एल को क्या लिखूंगा बताओ, 3 लैम्डा बाई 2 लिखूंगा क्या? तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अब F3 इक्वल्स टू 3 इंटू F1, या फिर 3V/2L, या तो 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। सही है। और इसे अपन क्या क्या कहेंगे, तो सबसे पहले तो इसे अपन थर्ड हार्मोनिक कहेंगे क्योंकि फंडामेंटल का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे कितना है, 3, तो इसीलिए अपन इसे थर्ड हार्मोनिक कह रहे हैं। ओवरटोन क्या कहेंगे, तो सेकेंड ओवरटोन। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल से 2 ऊपर है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ओवरटोन। इसमें यदि मैं तुमसे कहूं कि नंबर ऑफ लूप्स बताओ, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं बताओ, 3, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के। सही है। यदि मैं तुमसे कहूं कि इसमें एंटी नोड बताओ, तो एंटी नोड ये सब तुम काउंट करके बता सकते हो। एंटी नोड है 3, और नोड कितना है, तो 3 + 1 4, है ना। तो तुम चाहो तो नोड एंटी नोड में एक पैटर्न भी बना सकते हो, लेकिन ये पैटर्न सभी केस के लिए नहीं बनता है, सिर्फ इस वाले केस में ही आसान दिखता है, बाकी सब में तुम्हें डायग्राम से ही बताना होगा कि कितने नोड कितने एंटी नोड बनेंगे। तुम्हें ये केस अच्छे से समझ तो आ रहा है ना, स्टैंडिंग वेव जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, अब मैं डायरेक्ट nth के लिए आ रहा हूँ। तो यदि मैं कोई भी जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, समझना, तो क्या मैं Fn इक्वल्स टू लिख सकता हूँ n इंटू F1, है ना। अब सोचो, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तो इसे मैं क्या क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा कि ये nth हार्मोनिक है, इसे मैं क्या कहूंगा, nth हार्मोनिक है, पहली बात।
ओवरटोन कौन सा होगा बताओ? तो ओवरटोन होगा n-1 वाला, ठीक है, बिल्कुल सही, n-1 वाला ओवरटोन होगा। उसके बाद यदि मैं तुमसे कहूं कि इसमें लूप बताओ, तो तुम कहोगे कि n नंबर ऑफ लूप्स तुम्हें दिखेंगे इसमें। इसमें कहूं कि एंटी नोड बताओ, तो तुम्हें इसमें n एंटी नोड दिखेंगे, समझ रहे हो? मैं तुमसे कहूं इसमें नोड बताओ, तो तुम कहोगे कि n-n+1 तुम्हें नोड दिखेंगे, है ना? तो इस तरीके से कुछ अपने पास एक सिंपल जनरल इक्वेशन, मतलब सिंपल जनरल टर्म है अपने पास। तुम्हें ये समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। हार्मोनिक का सीधा सीधा मतलब है कि फंडामेंटल से उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, जितना उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा उसी को उस नंबर का हार्मोनिक कहेंगे। यहाँ तक यदि नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तीन एंड फिक्स वाला कोई केस नहीं, नहीं नहीं, वैसा कोई केस नहीं होता है। सिर्फ दो एंड फिक्स। लिखना क्वेश्चन, लिखो। अ कॉर्ड अटैच्ड टू अ वाइब्रेटिंग डिवाइस, a cord a cord attached to a vibrating device from divides into 6 loops when tension is 36 Newton. A cord attached to a vibrating device comma, लिखो comma करके, divided into 6 loops when tension is 36 Newton. Divided into 6 loops when tension is 36 Newton. Calculate tension in the string. Calculate tension in the string when it will vibrate in 4 loops. Calculate tension in the string when it will vibrate in 4 loops. दिमाग लगा, इजी क्वेश्चन है।
टेंशन अपने को बतानी है ना। देखो समझो ध्यान से, पहले ऐसा बोला गया कि इसमें 6 लूप्स, हाँ बिल्कुल 81 सही आंसर है। पहले इसमें 6 लूप बन रहे, इसका क्या मतलब है, 6 हार्मोनिक है ना। तो 6 हार्मोनिक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि मान लो यदि मैं लेंथ L मानता हूँ, तो मैं इसको सिंपल अपन ऐसे डायरेक्ट मैं लिख दूं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 6 लूप बन रहे तो 6 हार्मोनिक होगा, 6 2L और T बाई म्यू ऐसे लिख सकता हूँ। बाद में 4 लूप ही बन रहे हैं तो 2L, इधर टेंशन T1 कर लो, इधर T2 कर लो, और फिर इधर म्यू। बोलो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आप दिखने लग जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा, इससे 3, इससे 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो 9, और इधर का टेंशन कितना है 36, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 और इंटू T2, तो 9, तो T2 इक्वल्स टू 81 न्यूटन। समझ में आया क्या तुम्हें? क्वेश्चन में सिंपल बोला गया था कि कॉर्ड को अपन ने एक वाइब्रेटिंग डिवाइस से अटैच किया, तो इसका मतलब वाइब्रेशन सेम है, तो वाइब्रेशन सेम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो अपन ने फ्रीक्वेंसी इक्वल कर दिया। एक बार अपन देखना है कि 6 लूप बन रहा है और एक बार अपन देख रहे हैं 4 लूप बन रहा है, तो 6 लूप बनने का मतलब 6th हार्मोनिक, 4 लूप बनने का मतलब 4th हार्मोनिक, बराबर कर दिया, टेंशन सॉल्व कर लिया। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं क्या, कि अभी रुकूं? नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a wire a wire having linear density 0.1 kilogram per meter, a wire having linear density 0.1 kilogram per meter is kept under a tension of 490 newton, is kept under a tension of 490 newton. It is observed that it is observed that it resonate का मतलब सिंपल वाइब्रेट करना, फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना। It resonates at a frequency of 400 hertz. It resonates at a frequency of 400 hertz, and next higher frequency is 450 hertz. Next higher frequency is 450 hertz. Calculate length of the wire. Calculate length of the wire. एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A wire having linear density 0.1 kilogram per meter is kept under tension of 490 Newton. It is observed that it resonates at a frequency of 400 Hertz and next higher frequency is 450
hertz. Find the length of the wire. लगाओ दिमाग, 2 मिनट का है टाइम। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना है, बताओ। सर पहले डाटा से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करोगे n की वैल्यू कैलकुलेट, बताओ। सर l की टर्म में, उसको सेकेंड n की वाले टर्म में, अच्छा ओके। देखो सिंपल समझो तुम, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते भी है। मुझे दिया गया है कि एक फ्रीक्वेंसी 400 और सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी 450। देखो इतना तो कंफर्म है कि यदि ये सेकेंड हार्मोनिक होता तो ये थर्ड होता, ये 4 होता तो ये फिफ्थ होता, ये n होता तो ये n+1 होता, ये कंफर्म है। लेकिन ये मैं कहूँ कि ये फंडामेंटल है और ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये कहना गलत है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि मेरा सेकेंड हार्मोनिक है या थर्ड हार्मोनिक है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बस ये बोला गया है कि सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर सॉरी
तो नेक्स्ट हैड का सिंपल सा मतलब है कि सेकंड होगा तो ये थर्ड होगा, ये 4 होगा तो ये फिफ्थ होगा, ये n होगा तो ये n+1 होगा। बस इतना ही, मतलब यही इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ से पता लगता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपन सॉल्व करेंगे। देखना, मैं मानता हूं कि जो nth हार्मोनिक है वो है 450, तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ n इंटू फंडामेंटल, समझना। और जो मेरा 400 होगा यहाँ पे, है ना, और जो मेरा 450 है वो कितना होगा, n+1 इंटू फंडामेंटल। ये तो मैं लिख सकता हूँ ना, बोलो, क्योंकि हार्मोनिक इंटू फंडामेंटल ही तो होता है उस ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो क्या। इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 8/9 आएगा, और यहाँ से n+1, तो 8n + n बराबर 9n, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा सिंपल 8। ध्यान से देखो तो तुम्हें आइडिया लगने लग गया होगा, हाँ, तुम्हें आइडिया लगने लग गया होगा कि ये जो है ना, ये मेरा 8th हार्मोनिक है और जो 450 वाला ये 9th हार्मोनिक है। तो तुम किसी एक डेटा को यूज करके सॉल्व कर लो। तो 400 = 8 इंटू 1/t/μ, सही है ना। तो इसे कैंसिल होके 50 आएगा, तो 50 इंटू 2l बराबर, टेंशन मुझे पता है 490, और यहाँ पे m/l दिया हुआ है मुझे 0.1, तो यहाँ से आएगा 50 इंटू 2l बराबर 70। तो इसे सॉल्व कर लो, तो l बराबर तुम्हें दिखने लग जाएगा 0.7 मीटर। समझ में आया क्या तुम्हें? क्वेश्चन ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पहले नोट कर लो फिर अपन लिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके क्वेश्चंस को यदि तुम एक बार फील कर लोगे, कम समय में सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, अ स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी, a string with linear mass density 4 into 10⁻³ kilogram per meter, 4 into 10⁻³ kilogram per meter is under a tension of 360 Newton, is under a tension of 360 Newton and is fixed at both ends, fixed at both ends. One of its resonance frequencies is 375 hertz, 375 hertz, and next higher frequency is 450 hertz, and next higher frequency is 450 hertz. Question का first part, calculate fundamental frequency of the string, calculate fundamental frequency of the string. Second, length of the string. Second, length of the string. Calculate frequency of, third, calculate frequency of 15th harmonic and 18th overtone. 15th harmonic and 18 overtone.
Also calculate number of nodes and empty nodes. Also calculate number of nodes and empty nodes. In 15th harmonic. करो सॉल्व. सही आंसर चाहिए मुझे. लेंथ 0.4 मीटर. ओके, देखते हैं, चेक करते हैं. लेंथ क्या है बताओ मुझे. 4 मीटर तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. हाँ 2 मीटर है, सही बोल रहे हो. 2 मीटर है आंसर. आसान क्वेश्चन है. ऊपर जैसा मतलब जो तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, वैसा ही है. पहले तो तुम्हें n की वैल्यू निकालनी होगी, ये मानते हुए कि एक n है तो एक दूसरा कितना होगा n+1. तो ये अज्यूम करते हुए पहले तुम्हें n कैलकुलेट करना होगा. जैसे मुझे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 375 और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है 450. तो मैं n इंटू फंडामेंटल, इसको f1 भी लिख सकते हो और इसे n+1 इंटू f1 लिख सकते हो. इससे कैंसिल हो जाएगा और 25 से डिवाइड कर दो. 118 आएगा क्या, और इधर से 12 5. ठीक है, तो 6 और 5, तो 5n+5 इक्वल्स टू 6n. तो n इक्वल्स टू 5 आया होगा. सही है. अब n इक्वल्स टू 5 आने का सिंपल सा मतलब है, यदि मुझे फंडामेंटल पूछा जाएगा तो मैं सिंपल कह सकता हूँ 375 इक्वल्स टू 5 इंटू फंडामेंटल. तो फंडामेंटल यहाँ से आ जाएगा 375 डिवाइड बाई 5. तो यहाँ से आएगा 7 सॉरी और 5. तो 75 हर्ट्ज आएगा पहला फंडामेंटल. लेंथ पूछ लिया गया है, तो 75 इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टेंशन कितना दिया हुआ था. टेंशन है 360. 360 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻³ है ना. तो सिंपल क्या करो कि इसे इस जीरो को यहाँ से हटा दो. ठीक है, और
इस 0 को हटा दोगे तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा सिंपल, तो ये 9 आ जाएगा, है ना। कर लोगे सॉल्व यहाँ से, L रहने दो क्या, 75 इक्वल्स टू 3/2L इंटू 100, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो L बराबर 2 मीटर। और बाकी तो मैं फिफ्थ हार्मोनिक पूछा गया है, तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 15 इंटू 75 करोगे, V बराबर 2FL यूज कर सकते हैं क्या, V बराबर 2FL, तो F बराबर क्या आएगा, V/2L, तो वही तो किया है मैंने, वही तो है ना, देखो ना। अपन इसे ऐसे नहीं ऐसे याद रखते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद रखते हैं। क्या बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या, नोड एंटी नोड वगैरह। देखो जितने हार्मोनिक्स होंगे उतने ही क्या होंगे, एंटी नोड, और उससे +1 करोगे तो तुम्हें उसका नोड मिल जाएगा। तो एक बार मैं फाइनल आंसर देख लेता हूँ, स्नेहिल ने क्या क्या दिया है, 2, 75, 11, 25 एंड 14, 25, 16, ये आंसर्स हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो, या कोई से स्टेप में डाउट हो तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछो। समझ में आया क्या, या फिर से बताऊं, मैसेज करो, समझ में आया हो यस का मैसेज करो सर कहीं। हाँ बोलो। सर अपन वेलोसिटी ऐसे √T/μ से निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद ये v f इज इक्वल टू V/2L से L अलग आ रहा है फिर। एक मिनट, कैसे वेलोसिटी कैसे निकाला तुमने, सर अभी डेरिवेशन में अपन ने लिखा था ना हाँ √T/μ। म्यू, सही है। तो यहाँ से तुमने वेलोसिटी सॉल्व कर ली, फिर उसके बाद क्या कह रहे हो तुम, f इज इक्वल टू V/2L फिर L निकालो तो। अच्छा तो यहाँ पे तुम जो यहाँ फ्रीक्वेंसी रखोगे तो तुम्हें यहाँ पे फंडामेंटल रखना होगा ना, यहाँ पे जो तुम फ्रीक्वेंसी रख रहे हो, देखो समझो ध्यान से, ध्यान से समझो। जो अपन ने ये तुम्हारा ये कहना है कि अपन ने वेलोसिटी T/μ से सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद तुम ये कहना चाह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V/2L, तो ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है तो फंडामेंटल के लिए लिखा है, यहाँ पे जो तुम F रखोगे वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, तुम फंडामेंटल रखो 75, सही आंसर आएगा। अब तुम यहाँ पे यदि 375 रखते हो तो तुम्हें यहाँ पे 5 भी रखना हो, क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है, समझे क्या। हाँ सर। और कोई डाउट है तो पूछो। तो ये जो देखो अभी तक मैंने केस फर्स्ट बताया है जिसमें बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें एक एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड ओपन वाला केस देखेंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक केस बताया जिसमें बोथ एंड्स आर फिक्स्ड वाला केस था, नेक्स्ट क्लास में एक एंड ओपन होगा दूसरा एंड फिक्स्ड होगा वो देखेंगे, और सोनोमीटर, तो उसके बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन तुम अपने मॉड्यूल से सॉल्व करते रहना, और डाउट्स ई सॉल्यूशन ऐप पे भेजना। यहाँ तक किसी को कोई से स्टेप में कहीं भी डाउट हो तो पूछो,